वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपके लिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेशंस चैप्टर के अंदर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के सारे चटपटे और अटपटे वेरिएंट्स लेके आया हूं। जिस धागे से ब्लॉक अटैच्ड है आपने उसमें टेंशन टी ली है, तो इस टेंशन को हमेशा आप K इक्विवेलेंट इंटू एक्स लिखेंगे। 4kx आ गया इक्विवेलेंट। तो किसी भी मोमेंट पे, अच्छा ये भाई ये जो फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है, छोटे वाले ब्लॉक पे स्मॉल एम पे, ये कौन लगा रहा है? दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन ही तो लगा रहा है। स्प्रिंग थोड़ी ना इससे डायरेक्टली अटैच्ड है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के, ठीक है, छोटे छोटे तीर कमान, छोटे छोटे तीरों से लेकर के न्यूक्लियर वेपन तक मैंने आपको दे दिया है, ब्रह्मास्त्र तक मैंने आपको सिखा दिया है बच्चों। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपके लिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेशंस चैप्टर के अंदर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के सारे चटपटे और अटपटे वेरिएंट्स लेके आया हूं। ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली तो 4 जैन का जो हमारा नीट प्रेप का टेस्ट होने वाला है एसेंड और वाइटल का, उसके लिए बनाई है वीडियो, जिससे कि आप क्विकली इस वीडियो पे जाकर के एक बार स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के सारे वेरिएंट्स को ब्रशअप कर सकें और सब पे होल्ड बना सकें। अगर आपको वीडियो देख करके मजा आए तो कमेंट्स में लिखिएगा बचे कुचे कॉन्सेप्ट्स पेंडुलम के, फेज डिफरेंस वाली प्रॉब्लम्स के, ऑसिलेटिंग सिलेंडर, ऑसिलेटिंग कोन, फ्लोटिंग सिलेंडर, फ्लोटिंग कोन, फ्लोटिंग स्फीयर, यूट्यूब, वीट्यूब के भी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। चलिए आइए देखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो जेई मेंस और नीट में इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के कॉन्सेप्ट के अंदर इससे बाहर आ जाए। फोर्स मेथड, एनर्जी मेथड, टॉर्क मेथड, कब कौन सा मेथड लगाना है, स्प्रिंग के टोटे टोटे कर दिए। स्प्रिंग का अगर मास हो जाए, स्प्रिंग अगर टेढ़ा है, पुली में लगा हुआ है, 1 स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग, 4 स्प्रिंग, A to Z कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि कुछ बेसिक पेक्यूलर टाइप के ट्रिवियल सवाल देखने के बाद बच्चा सोचता है ये तो मुझे सब आता है, छोड़ो। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले फोर्स मेथड करेंगे। फोर्स मेथड के अंदर ये सारे सब वेरिएंट्स करेंगे। सीरीज पैरेलल, स्प्रिंग की कटिंग, इंक्लाइन स्प्रिंग, पुली और स्प्रिंग, स्प्रिंग का मास, रिड्यूस मास, एम्पलीट्यूड में क्या बदलाव आता है अगर एक ब्लॉक ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, एडिशन डिलीशन किया जाए, अगर कोई अजीब तरह का ऑसिलेशन है, कंप्लीट ऑसिलेशन नहीं है, तो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए, धागा भी स्प्रिंग की तरह बिहेव कब कर सकता है, और एक टॉर्क मेथड के क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन में हम टॉर्क मेथड लगा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस में एनर्जी मेथड लगा सकते हैं, और एनर्जी मेथड के सुपर डुपर शॉर्टकट्स डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है हमारा फोर्स मेथड। हम क्विकली एक बार देखते हैं कि फोर्स मेथड होता क्या है, फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आइए। तो हमारा पहला टॉपिक है फोर्स मेथड। देखिए फोर्स मेथड, मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की ही बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ही फोकस कर रहा हूं। ठीक है, मैं फोर्स मेथड को एक बार लॉजिकली आपको थोड़ा समझाने वाला हूं। उसके बाद आगे जाके आपको पता लगेगा फोर्स मेथड के क्या क्या वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, किन क्वेश्चंस में टॉर्क मेथड लगाना है जिनमें एंगुलर एसएचएम होता है, और रोलिंग वाले क्वेश्चंस में ज्यादातर हम एनर्जी मेथड का खेल करते हैं। ठीक है, आइए। तो मान लीजिए एक ब्लॉक है, सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं, ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है बालकों। तो फोर्स मेथड कहता है जो ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है उसे एक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी आर्बिट्ररी पोजीशन तक डिस्प्लेस कर दीजिए। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी पोजीशन, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम के अलावा कोई भी। तो पहला स्टेप ये है, बॉडी को डिस्प्लेस कर दीजिए एक आर्बिट्ररी पोजीशन पे। कर दिया, इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया। कितना खींचा, लेट से हमने इसको x खींचा। तो पहला स्टेप है डिस्प्लेस दी बॉडी टू एन आर्बिट्ररी पोजीशन। अगला स्टेप क्या है, वो फोर्स निकालिए जो इसे वापस लेके जा रहा है, उसे रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। कितना लगेगा, kx। रिस्टोरिंग फोर्स को हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वो ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होता है। पहला स्टेप बॉडी को डिस्प्लेस किया आर्बिट्ररी पोजीशन पे। दूसरा स्टेप रिस्टोरिंग फोर्स निकाला जो उसे वापस लेके जा रहा है। तीसरा स्टेप एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन होता है रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है उसका मास, तो माइनस kx अपॉन m। और आप अभी तक भली बात ये बात जानते होंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। तो फोर्थ स्टेप है कि एक्सेलरेशन को फिर आप माइनस ओमेगा स्क्वायर x लिख दीजिए, तो माइनस k बाई एम मल्टीप्लाइड बाई x। यहां से ओमेगा की वैल्यू रूट k बाई एम आ जाती है। टाइम पीरियड क्योंकि 2 पाई बाय ओमेगा होता है बच्चों, तो यहां से टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k आ जाता है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड, पहली बात, मास पे डिपेंडेंट है ब्लॉक के, और स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, ये था फोर्स मेथड। ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, वो फोर्स निकाला जो उसे वापस लेके जा रहा है,
फोर्स को मास से डिवाइड किया, एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा, वहां से कंपेयर करके ओमेगा और फिर टाइम पीरियड प्राप्त किया। आइए देखते हैं। तो मैं आपको अब ये वाले फॉर्मूले पे बेस्ड, फोर्स मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस कराता हूं, राइट साइड में हमने बना रखे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हमने देखा कि सबसे पहली बात याद रखिए कि हॉरिजॉन्टल हो स्प्रिंग या वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड 2π√m/k ही आता है, ठीक है। वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग के लिए मैं आपके लिए डिराइव नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। चलिए सारे डिराइव नहीं करूंगा, जस्ट बता रहा हूं। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां पर ब्लॉक का mg kx0 के बराबर है, ठीक है। स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी कुछ एक्सटेंशन होगा, ठीक है, ब्लॉक के वेट की वजह से। जब आपने खींचा तो mg तो उतना ही रहा, बट अभी x प्लस x0 एक्सटेंशन एक्स्ट्रा अगर x है ना, यहां तक का मान लीजिए, अगर एक्सटेंशन एक्स्ट्रा जो हुआ है वो x है बच्चों, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स होगा x प्लस x0। तो कौन सा फोर्स इसे वापस लेके जा रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। कितना है, नेगेटिव साइन, कितना है, ऊपर को है kx प्लस x0, kx प्लस kx0, और नीचे रोक रहा है mg। बट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये दोनों बराबर थे, तो kx0 mg के बराबर है। अब क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स अभी भी माइनस kx ही आया है, तो वही करना है, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होगा, और एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी होता है, वहां से ओमेगा वही आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं आपसे, है ना। चलिए तो मैं आपसे बस इतना ही बताना चाह रहा था कि हॉरिजॉन्टली रखा हो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग हो बच्चों, टाइम पीरियड दोनों का सेम होता है। चलिए ठीक है। अच्छा, अगर लिफ्ट के अंदर हो तो क्या होगा, तो सुनिए, अगर थर्ड केस देखते हैं, ठीक है। थर्ड केस की कहानी क्या है बच्चों, अगर लिफ्ट एट रेस्ट है, चलिए लिफ्ट रेस्ट पे है, तो क्या होगा, है ना, तो kx0 mg को बैलेंस करेगा, है ना, और x0 होगा हमारा kx0 mg को बैलेंस करेगा, x0 क्या होगा हमारा mg/k होगा। अच्छा, अगर लिफ्ट चलने लगेगी ऊपर एक्सेलरेशन से, तो सूडो खेलना पड़ेगा हमें, तो g की जगह इफेक्टिव वैल्यू g प्लस a हो जाएगी बच्चों, है ना। तो वेट एक तरीके से अपेरेंटली बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। तो भाई स्प्रिंग ज़्यादा खिंच जाएगा, कितना मान लेते हैं वो kx1 खिंच जाएगा, m इंटू जी प्लस ए बच्चों। तो x1 कितना आ गया, m इंटू जी प्लस ए डिवाइडेड बाई के। ये जो दोनों x की वैल्यूज का डिफरेंस है वो देगा कि अगर लिफ्ट रेस्ट पे रखी हुई थी, रखी तो क्या थी, लिफ्ट रेस्ट पे खड़ी थी और भागने लगी a एक्सेलरेशन से, तो x1 माइनस x0 जो होगा वो देगा इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा ये तो बताया नहीं मैंने, तो भाई टाइम पीरियड तो 2π√m/k ही होगा ना भाई। लिफ्ट के ऊपर जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिवली चेंज हो गया, g की जगह g प्लस a हो गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वैसे भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड डिसाइड नहीं करता, तो टाइम पीरियड तो वही रहेगा 2π√m/k। तो इसका भी टाइम पीरियड 2π√m/k बच्चों, है ना, परफेक्ट है, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। आगे देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आइए थर्ड केस लपेटते हैं। तो थर्ड केस क्या है जी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करी हुई है आपने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करी हुई है ना। तो कोई बात नहीं, QE फोर्स kx0 के बराबर होगा, है ना, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी x0। फिर अगर आप ब्लॉक को खींच के छोड़ोगे तो ब्लॉक SHM एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां भी टाइम पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी 2π√m/k ही रहेगा, बस यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन अब x इक्वल टू 0 ना होके क्या होगी, QE इक्वल टू kx, आप समझ गए, x इज इक्वल टू QE/k, है ना। यहां पर क्या है, यहां भाई mg की जगह mg sin थीटा आ गया, तो mg sin थीटा kx0 को बैलेंस कर लेगा। फिर जब आप खींच दोगे और तो नेट फोर्स kx प्लस x0 हो जाएगा माइनस mg sin थीटा, फिर kx0 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा kx आता है वही ऑसिलेट कराता है। यहां भी ना टाइम पीरियड 2π√m/k ही रहेगा प्यारे बच्चों, राइट। चलिए अभी ये वाला पार्ट इरेज करते हो, सिलेंडर उठा लेते, वहां नहीं रहेगा, वहां कलेश है, ठीक है, वहां बॉइंट फोर्स चेंज हो रहा है। आइए देखिए बच्चों, है ना, देखते हैं। चलिए क्विकली कॉपी कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं, है ना। देखिए बच्चों, ये सवाल IIT का है, जेईई मेंस या शायद ओरिजिनल IIT का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि एक सिलेंडर है भाई, और लिक्विड की डेंसिटी रो, सिलेंडर की डेंसिटी सिग्मा, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। सिलेंडर को तुमने खींच के छोड़ा तो सिलेंडर SHM एग्जीक्यूट करेगा, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है, ठीक है।
ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है। ओके बच्चों, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ? तो करोगे ये कि अभी के लिए तुम एज्यूम कर लो, अभी के लिए देखो जो वेट है सिलेंडर का वो उतना ही होगा। सुन लो मेरी बात, कुछ वेट होगा सिलेंडर का, kx ऊपर लगेगा और बॉइंट फोर्स ऊपर लगेगा। बिल्कुल सही बात है, kx नॉट ऊपर लगेगा, वेट नीचे लगेगा, बॉइंट फोर्स ऊपर लगेगा और सिलेंडर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हमें उसको कंसीडर नहीं करना, हमें इक्विलिब्रियम वाले फोर्सेस को क्यों कंसीडर करना है? हम बस इतना देखते हैं कि अगर हम इस सिलेंडर को थोड़ा नीचे खींच दें, मान लो कि स्प्रिंग अभी अनस्ट्रेच है, मान लो हमने सिलेंडर के नीचे से हाथ लगाया हुआ है, ऐसे अपना सपोर्ट लगाया हुआ है हाथ, तो मान लो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं है, वेट भी लग रहा है, बॉइंट फोर्स भी लग रहा है, बट मेरे हाथ का नॉर्मल रिएक्शन है, वो सिलेंडर को नीचे नहीं जाने दे रहा। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, मैं कह रहा हूं अगर इस सिलेंडर को थोड़ा नीचे खींच के छोड़ें तो एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो फोर्सेस बैलेंस हो रहे थे उनके अलावा, बस इतना ही तो कंसीडर करना है। तो देखिए, अगर आपने अब सिलेंडर के कुछ हिस्से को एक्स्ट्रा खींच दिया पानी के अंदर, एक्स्ट्रा खींच दिया पानी के अंदर, इतना पार्ट मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा खींच दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद एक्स लेंथ को, तो अब वो फोर्स निकाल दीजिए जो इसे वापस लेके जा रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स में पहले ही नेगेटिव लगा देते हैं, तो भाई स्प्रिंग तो अपना धर्म करेगा ही करेगा, वो एक्स्ट्रा खिंचा है एक्स, तो वो तो के एक्स लगाएगा ही लगाएगा, प्लस और कौन सा फोर्स, अरे भाई जो तुमने एक्स पार्ट पानी के अंदर एक्स्ट्रा डुबो दिया है, वो एक्स पार्ट जो डूबा है उतने पार्ट पे जो बॉइंट फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, वो भी तो ऊपर को ही लगेगा। बात खत्म हो गई। कितना होगा वो, कितना वॉल्यूम डुबो दिया अंदर, एरिया इंटू एक्स, इतना वॉल्यूम आपने डुबो दिया सिलेंडर का एक्स्ट्रा, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी लिक्विड की लेते हैं इंटू जी। मैंने अपना काम कर दिया है बच्चों, आ गया रिस्टोरिंग फोर्स। अगले स्टेप में क्या करते हैं, एक्सेलरेशन में रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास करते हैं, क्या आएगा, ठीक है, माइनस के प्लस रो जी ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सिलेंडर का मास। अब बताइए किसी भी एसएचएम की कंडीशन क्या होती है, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बालकों माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डाल दीजिए, क्या आएगा, माइनस के प्लस रो जी ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स। बच्चों यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई, जैसे ही मैं ओमेगा निकाल लूंगा मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा, क्योंकि टाइम पीरियड आपको पता है वो 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ठीक है, ये 4th जैन को हमारा नीट प्रेप का जो टेस्ट है वाइटल एसिड के अंदर बच्चों, उसमें ऑसिलेशन वेव्स आ रहा है, तो पर्टिकुलरली मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से थोड़ा कवर अप करें चीजों को, आपको मजा आएगा, आपको ब्रश अप करने का मौका मिलेगा, और आज ही आप अगर वीडियो देख लेंगे तो बहुत ही क्विक रिविजन हो जाएगा। अभी आप इस समय पूरा फोकस एसएचएम वेव्स पे कर रहे होंगे। आ जाइए, अगली वैरायटी क्या थी हमारी, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग की मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, है ना, आप जानते हैं कि क्या होता है, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कैपेसिटर्स की तरह ऐड होते हैं स्प्रिंग्स, पैरेलल में ऐड हो जाता है, और अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो इनका 1/k1 प्लस 1/k2 होता है फॉर्मूला। इतनी सी बात, स्प्रिंग को अगर एलसीएम लेके रेसिप्रोकल करते हैं तो k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 होगा 2 स्प्रिंग के लिए। ठीक है, अगर हमने स्प्रिंग्स को सीरीज में लगाया तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इस फॉर्मूले से निकलता है, और अगर हमने स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगाया तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इस वाले फॉर्मूले से निकलता है बालकों। आइए तो यहां देख लीजिए, ये क्वेश्चन सिंपल हो सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कि 2 स्प्रिंग सीरीज में लगा रखे हैं, इस ब्लॉक का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालिए। तो आप जानते हैं के इन सीरीज क्या होगा, k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट k/2 आता है, तो इसका टाइम पीरियड बताओ 2 पाई अंडर रूट m अपॉन इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k/2। ठीक है बच्चों, बने रहिए, देखिए आपके लिए माल सारा लेके आया हूं मैं। देखिए आपको लगता है अरे क्या मजाक हो रहा है, तो आप सुन लीजिए, अभी आप देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप टेढ़े स्प्रिंग्स, पुली में ये तीन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जेईई मेन और नीट के लिए। मैं उसके बाद पुली के आगे पुली के पीछे पुली, स्प्रिंग के 2 आगे स्प्रिंग के 2 पीछे स्प्रिंग। बने रहिए बच्चों, वीडियो में मजा आएगा आपको। आइए, ठीक है, अगर बच्चों इसमें ना स्प्रिंग की सीरीज कॉम्बिनेशन पे एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन भी है आईआईटी के अंदर आया हुआ, आइए वो देखते हैं। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, हेडिंग देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जब 2 स्प्रिंग ना सीरीज में लगे होते हैं तो याद रखिए कि दोनों में जो एक्सटेंशन होता है ना x1 x2 वो अलग अलग होता है, दोनों में फोर्स सेम होता है, मासलेस स्प्रिंग है तो मासलेस की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये ब्लॉक अपना मस्त, क्वेश्चन सुन लीजिए ये वाला सेकंड वाला, कि ये ब्लॉक अपना मस्त एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा था और उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है,
जो पी पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। भाई पी पॉइंट उतना आगे पीछे थोड़ी ना जा रहा है जितना कि ब्लॉक जा रहा है। सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करें, तो दोनों स्प्रिंग्स में इसमें मान लो एक्सटेंशन x1 आया, जब ब्लॉक अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, ये वाला ब्लॉक बेटा जब ये यहां आ गया तो मान लो ये वाला x1 स्ट्रेच होता है और ये वाला x2 स्ट्रेच होता है। और ऐसा होगा क्योंकि दोनों की स्टिफनेस अलग अलग है ना, तो दोनों अपनी स्टिफनेस के हिसाब से स्ट्रेच होंगे सेम फोर्स अप्लाई करने पे। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड है वो x1 प्लस x2 हो गया। भाई ब्लॉक अगर A आगे गया है, एक स्प्रिंग x1 गया है, दूसरा x2 गया है, तो x1 और x2 मिला के ही तो A के बराबर होगा। भाई जितना अलाउ करेगी ब्लॉक को आगे जाने के लिए उतना ही तो आगे जाएगा बालकों। ठीक बात है। और दोनों स्प्रिंग में फोर्सेस इक्वल है, K1 x1 बालकों K2 x2 के भी बराबर है। एम्पलीट्यूड पॉइंट P का एम्पलीट्यूड एक्चुअली में है क्या, अरे पॉइंट P का एम्पलीट्यूड वो है जो ये वाला स्प्रिंग कितना आगे जा रहा है, यानी बेसिकली हमें x1 निकालना है ना। x2 क्या होगा बालकों, K1 x1 अपॉन में K2 यहां पुट कर देते हैं, तो बालकों एम्पलीट्यूड आएगा हमारा x1 प्लस K1 x1 अपॉन K2। यहां से बालकों x1 प्राप्त होता है K2A डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। प्यारा क्वेश्चन है बालकों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करेंगे आप प्लीज। तो क्या कहानी थी, एक स्प्रिंग x1 खींचा, दूसरा x2 खींचा, तो ब्लॉक का एम्पलीट्यूड A जो है वो x1 और x2 के सम के बराबर होता है, और दोनों स्प्रिंग में फोर्स बराबर होता है मासलेस स्प्रिंग्स K1 x1 K2 x2 के बराबर। दो इक्वेशन कौन सी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू A और K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2, दो इक्वेशन दो वेरिएबल लपेट दीजिए, x1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए करिए। आइए अगला सवाल देखते हैं बालकों। अब क्या है कि ये वाला जो कंडीशन है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नहीं होता, बट इसका आंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा ही आएगा। तो कुछ लोग इसे बोल देते हैं कि शुड बी ट्रीटेड एज पैरेलल ओनली। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसमें भी कोई बात नहीं है, गलत नहीं बोल रहे हैं वो, बट एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है। बट एक्चुअली में अगर हम फोर्स मेथड लगाएं यहां पर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए तो एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा। यहां भी वही है, ब्लॉक को डिस्प्लेस किया जाए तो एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, ब्लॉक को डिस्प्लेस किया जाए तो एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा। सारे क्वेश्चन यही है, सब में टाइम पीरियड ही निकालना है, घबराइए मत। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, सबको आता होता है ये, है ना। जो आपको नहीं आता वो भी करेंगे आज हम, लेकिन K1 K2। ठीक है बच्चों, हमने इसको x डिस्टेंस स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो भाई रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ये कह रहा है मुझे मेरी शेप वापस चाहिए, K1x लगा रहा है, ये स्ट्रेच हुआ है तो वापस खींचेगा, वो कॉम्प्रेस हुआ है तो ये भी वापस इधर ही धक्का देगा K2x। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया बताओ, चलो रिस्टोरिंग फोर्स को सीधे ma लिख देता हूं। ma क्या हो गया बताओ, नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट K1x प्लस K2x। एक्सेलरेशन क्या हो गया बताओ, नेगेटिव K1 प्लस K2 अपॉन m इंटू x। सही है। एसएचएम की कंडीशन क्या होती है, किसी भी एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स बालकों, तो एक्सेलरेशन यहां से आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस K1 प्लस K2 अपॉन m इंटू एक्स। ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है बच्चों। तो ये वही आया है जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है, चलिए ये तो है ही दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 होता है, तो 2K आ गया बच्चों। तो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई रूट m अपॉन KP की जगह 2K आ गया। उम्मीद है आप समझ गए, है ना। देखिए आगे का केस, आगे की कहानी समझिए क्या है बालकों। देखिए अब क्या है, फिफ्थ केस बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इनफाइनाइट जीपी लगेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। ये कह रहे हैं स्प्रिंग के बहुत सारे आगे स्प्रिंग के बहुत सारे पीछे स्प्रिंग, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, आपको इस ब्लॉक के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया भाई, इनफाइनाइट स्प्रिंग कौन लगा रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है आपको सीरीज में, तो K इन सीरीज 1 अपॉन K1, 1 अपॉन K2, 1 अपॉन K3, 1 अपॉन K4, दिस गोज टिल इंफिनिटी बच्चों। ठीक है, K इन सीरीज निकालना है। अब 1 बाई K कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब, ये हो गया 2 इंफिनिटी। मान लीजिए ये है फर्स्ट टर्म, मान लीजिए ये है कॉमन रेशियो,
एक फर्स्ट टर्म है और एक कॉमन रेशियो है ना बच्चों? ठीक है, एक है फर्स्ट टर्म और एक है कॉमन रेशियो। तो फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, सम का फॉर्मूला होता है। हर एक टर्म जिस नंबर से मल्टीप्लाई होती जाती है उसे कॉमन रेशियो कहते हैं। पहली टर्म तो पहली टर्म है, फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो है 1/2। सॉल्व करके इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट प्राप्त हो गया k/2। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्प्रिंग्स वाली कहानी का टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट m अपॉन वॉट एवर बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि यहां पर बाल को k/2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप समझ गए। आइए अब थोड़ी वैरायटी चेंज करते हैं क्वेश्चन की। अब आगे अगर हम स्प्रिंग के टोटे टोटे कर दें, एक स्प्रिंग के अगर हम टोटे टोटे कर दें तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो सुनिए। जो ये ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, वो उसकी नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम एक स्प्रिंग के टोटे टोटे कर देते हैं, मान लीजिए एक लेंथ हमने L/3 ले ली और दूसरी लेंथ हमने 2L/3 ले ली, तो जो L/3 वाली लेंथ है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 L/3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जो 2L/3 वाली लेंथ है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डिवाइड खेलिए यहां पर। K1 को K से डिवाइड करिए। क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये क्या है ये? अरे भाई, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K था, उसके हमने टोटे टोटे कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। टोटे टोटे करने के बाद में जो 2 स्प्रिंग बने K1 और K2, उन्हें हमने सीरीज में लगा दिया एक और ब्लॉक के साथ में, है ना भैया। ब्लॉक के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बता दो, ये सवाल होता है। समझ गए आप? तो मैं आपको बता रहा हूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कतई। तो अगर आप K1 को K से डिवाइड करोगे ना यहां पर, तो K1 डिवाइडेड बाय K3 आ जाएगा। तो K1 जो है वो 3K है जी, कोई दिक्कत नहीं है, K1 3K है। अच्छा, अब अगर आप K2 को K से डिवाइड करोगे तो K2 होगा 3L/2 हो जाएगा ना। K2 यहां से 3K/2 हो जाएगा बाल को। अच्छा जी, बिल्कुल सही है, K2 3K/2 हो जाएगा, है ना। अब अगर आप दोनों को सीरीज में लगा देते हैं तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लीजिए, है ना। ये तो मैंने ऐसे ही जनरल, अगर आपको बोला जाए कि दोनों को सीरीज में लगाया तो 1/K1 1/K2 लगा के बच्चों, फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m अपॉन K इन सीरीज लगा लीजिए। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इतना ही जानना था इसके अंदर कि स्प्रिंग के टोटे टोटे करने के बाद में जो नए स्प्रिंग के टुकड़े बनेंगे उनका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है। क्वेश्चन तो बतेरे बन सकते हैं इसमें भाई, कि जो एक टुकड़ा है उससे एक और ब्लॉक लटका दिया, इस टुकड़े से कोई और ब्लॉक लटका दिया, 2 जो अलग अलग ब्लॉक है उनका मास सेम है, उनके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए, तो आपको K के हिसाब से निकालना पड़ेगा, है ना। कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन। आप समझ गए बस मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आइए चलिए, तो ये हो गए हमारे स्प्रिंग के टोटे टोटे। अब हम करेंगे टेढ़ा स्प्रिंग। मतलब एक, अभी तक हम क्या कर रहे थे फोर्स मेथड के अंदर, कि अगर हमने ब्लॉक को x डिस्टेंस आगे खींचा था ना, अगर हमने ब्लॉक को x डिस्टेंस आगे खींचा था तो स्प्रिंग भी x डिस्टेंस ही खींचता था, तो रिस्टोरिंग फोर्स निकालना आसान था। अभी क्या हो रहा है यहां पर कि हमने अगर ब्लॉक को कुछ x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया तो जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन x आए, कुछ और आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पॉपुलर है, पहला वाला ट्राई कर लेते हैं एक बार हम। आइए, ये पहला वाला क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए मेरी बात समझिए। ये एक पॉइंट जो है, ये एक मास है m, ये टेबल पे रखे हैं तीनों ब्लॉक्स। ठीक है, तीनों स्प्रिंग K है, ये पॉइंट मास m है, ये टेबल पे रखे हुए। अब इसको मैं ऐसे खींचूंगा और छोड़ूंगा तो ये सिस्टम SHM करेगा। इसके SHM का टाइम पीरियड बताना है, वेट कंसिडर नहीं करना। ठीक है, मतलब ये टेबल पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसा डिजाइन बना हुआ है और एक को खींचा छोड़ा तो SHM कर रहे हैं। सुनिए, लेट्स से इसको हमने x खींचा। ठीक है, तो अगर हमने बच्चों इसको x खींचा ना, तो याद रखिए कि ये दोनों स्प्रिंग x नहीं खींचेंगे, ये तो x हो जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट यहाँ x मैंने यहाँ बना, तो ये वाला पार्ट, ये सिमेट्री है 45-45। तो ये जो दोनों स्प्रिंग है ना बच्चों, ये x नहीं खींचेंगे, ये x का एक कंपोनेंट खींचेंगे, x cos 45। x का हमें कंपोनेंट लेना है, x अपॉन cos 45 नहीं, x cos 45। क्योंकि किसी चीज को सीधा खींच रहे हो तो जो चीज टेढ़ी लगी है वो उससे ज्यादा नहीं खींच सकती, उससे कम ही खींचेगी, उसका इफेक्ट कम ही आएगा, है ना।
मैंने पूरा डिटेल ना बता के थोड़ा छोटे तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो ये खिंचेगा x45, हमें जितना ये खींचते हैं उसका कॉम्पोनेंट लेना होता है, x का कॉम्पोनेंट x cos 45, यहाँ भी x cos 45। सही है भाई। तो बनाइए पॉइंट मास पे क्या हो रहा है भाई, ये रहा पॉइंट मास m, ठीक है। ये इस पे फोर्स kx भाई वापस जाएगा ना, शेप तो अब तो आपने सबकी शेप खराब कर दी ना स्प्रिंग की, वो शेप तो रिगेन करेंगे, उनका हक है भाई, ठीक है। ये वाला क्या कर रहे हैं, ये kx cos 45 है तो kx बाई रूट 2 लिख दिया, ये वाला भी kx बाई रूट 2, हाँ ठीक है। ये एंगल दोनों 45 हैं। अब क्योंकि SHM इसी वाली वर्टिकल y एक्सिस पे हो रहा है तो kx बाई रूट 2 और kx बाई रूट 2 को हमें फिर से कंपोनेंट लेना है, ठीक है, लेना है। तो रिस्टोरिंग फोर्स अब आ जाएगा नेगेटिव, एक तो kx हो गया और kx बाई रूट 2 का फिर से cos 45, तो kx बाई रूट 2 cos 45 प्लस ये वाले का भी kx बाई रूट 2 cos 45 है ना। तो कितना आ गया बताइए, kx अपॉन 2 मिला के kx हो गया, कि वाइट वाला kx है और ये kx बाई रूट 2 के दोनों ये वाले कंपोनेंट्स जो कि मिला के फिर से kx ही हो रहे हैं। आ गया भाई, खत्म। अब मैं क्या करूं, हो गया अब बस। रेस्टोरिंग फोर्स की जगह ma लिखिए, -2kx एक्सेलरेशन -2k बाई m इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप मेरी बात समझ जाते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कौन सी रॉकेट साइंस है। √2k बाई m टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सेकंड मैं कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आइए देखिए, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में लिखिएगा, इससे पता लगेगा कि आपने जीवन में कुछ सीखा भी या नहीं। आइए ये करते हैं भाई, आसान है यार। इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक SHM, ब्लॉक ना लिफ्ट अप नहीं हो रहा, इतना फोर्स नहीं लग रहा कि ब्लॉक हवा में आ जाए, तो ये ब्लॉक को नीचे खींचा तो ये इंक्लाइन प्लेन पे SHM कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे, और स्प्रिंग 30 डिग्री पे लगा हुआ है, बस इतनी सी बात। तो सुनिए, टाइम पीरियड पूछा है, तो अगर आपने ब्लॉक को x खींचा नीचे, x ये x है, अगर आपने ब्लॉक को x खींचा ना नीचे तो स्प्रिंग पता है कितना खींचेगा, x का एक कंपोनेंट x cos 30, ठीक है। अब देख लीजिए, तो बेसिक फंडा भी है ये 30 डिग्री, ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक पे भी फोर्स कितना लगा रहा है, स्प्रिंग कितना लगा रहा है, kx cos 30, लेकिन जिधर को ऐसे जिस एक्सिस पे SHM कर रहा है रेस्टोरिंग फोर्स तो उस एक्सिस पे चाहिए ना, पहले x ऐसे फिर x का कंपोनेंट x cos 30, तो रेस्टोरिंग फोर्स kx cos थीटा, बट क्योंकि आपको इसी एक्सिस पे रेस्टोरिंग फोर्स चाहिए तो आप फिर से kx cos 30 का एक बार और कंपोनेंट लेंगे इधर, तो बेसिकली रेस्टोरिंग फोर्स होगा kx cos स्क्वायर 30 डिग्री, रेस्टोरिंग फोर्स आ गया माइनस kx cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस kx cos 30 है √3/2 का स्क्वायर माइनस 3k बाई 4 इंटू एक्स बाल को, ये ma हो गया बस, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है देख लीजिए, -3k बाई 4m इंटू एक्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स -3k बाई 4m इंटू एक्स बाल को, ओमेगा आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, आपके हिस्से का काम रहेगा, और वो होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, कमेंट्स में आंसर जरूर लिखिएगा। आइए देखिए, आ जाइए, जिन क्वेश्चंस का आपको बेसब्री से इंतजार था, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। आइए इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है इसको समझते हैं। तो पहले जो ब्लॉक है ना उसको एक्स डिस्टेंस खींच दीजिए। पहला क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपको हर एक केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, तो अल्टीमेटली इन क्वेश्चंस में सब में आपको ऑसिलेशन का ही टाइम पीरियड बताना है। तो एक बार क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए, रुकिए। जिस धागे से ब्लॉक अटैच्ड है वहां टेंशन टी मान लीजिए, ठीक है। जिस धागे पे ब्लॉक अटैच्ड है वहां टेंशन टी, जिस धागे पे ब्लॉक अटैच्ड है वहां टेंशन टी, ठीक है। उस वजह से स्प्रिंग में क्या टेंशन होगी, तो यहां टी होगी। उस वजह से स्प्रिंग में क्या टेंशन, आइडियल पुली लेके चल रहे हैं, 2t होगी। उस वजह से यहां पर क्या टेंशन होगी स्प्रिंग में, t/2 होगी। ओके राइट। तो सबसे पहले जिस धागे पे ब्लॉक अटैच्ड है उस पे टेंशन t लेनी है, फिर देखना है कि जहां स्प्रिंग अटैच्ड है वहां टेंशन कितनी होगी।
ओके, गॉट इट। अगले स्टेप में आपको ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस नीचे खींचना है, ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस नीचे खींचना है, ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस नीचे खींचना है। सही है। अब अगर ब्लॉक एक्स खींचेगा तो ये तो क्योंकि टेंशन सेम है, यहां तो स्प्रिंग भी एक्स ही खींचेगा, स्प्रिंग भी एक्स ही खींचेगा, है ना। तो यहां पर जो टेंशन, एक्चुअली जो टेंशन है वही के एक्स के बराबर है, स्टोरिंग फोर्स के बराबर है ना। और ये एम ए लिख दीजिए आप, क्योंकि यहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप जितना खींच रहे वही रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है। एक्सेलरेशन माइनस के बाय एम इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस के बाय एम इंटू एक्स। यहाँ से आपका ओमेगा रूट के बाय एम आएगा, टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के होगा। तो यहाँ तो थोड़ा मज़ा नहीं आया है, बट अगले पार्ट में देखिए मज़ा आएगा। सुनिए अब इसको कैसे किया जाएगा, मेरी बात सुनिए। आपने ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस नीचे खींचा, तो आपको ये बात पता होगी ना कि अगर ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस नीचे खींचना है तो क्योंकि दोनों तरफ से आपको फिर x बाई टू धागा चाहिए, तो पुली को x बाई टू नीचे आना पड़ेगा, है ना। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। ब्लॉक के लिए टेंशन इनटू ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्प्रिंग में टेंशन इज इनटू स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगा, ठीक है, इनटू स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगा। तो x डैश आ रहा है x बाई टू, ठीक है, परफेक्ट है ना। आप जानते हैं ना टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। सुनिए अब, तो स्प्रिंग कितना नीचे आएगा, x बाई टू आएगा। एक मिनट सुनिए, 2t टेंशन स्प्रिंग में 2t है और वो स्ट्रेच कितना हुआ x बाई टू, वो k x बाई टू के बराबर है। तो टेंशन कितनी है, k x अपॉन 4। लेकिन जिस धागे से ब्लॉक अटैच था उसमें तो टेंशन t थी, है ना। तो t को हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू जितना ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ था x, ये आ गया k x बाई 4, है ना। तो यहां से इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया आपका k बाई 4। टाइम पीरियड तो होता ही है 2 पाई रूट m अपॉन जो भी इक्विवेलेंट k आया है, ठीक है बच्चों, राइट। ऐसे समझिए अब यहां पर कि ब्लॉक में टेंशन t, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू स्प्रिंग वाले पार्ट में टेंशन t बाई 2 और उसकी डिस्प्लेसमेंट x डैश। तो यहां से स्प्रिंग अब हमें पता लग गया कि 2x खींचेगा। स्प्रिंग कितना खींचेगा, 2x खींचेगा, ठीक है। लेकिन टेंशन कितनी है स्प्रिंग में, t बाई 2। अब t बाई 2 किसके बराबर है, स्प्रिंग का k इंटू स्प्रिंग में x टेंशन। तो टेंशन किसके बराबर है, 4kx के बराबर है बच्चों। लेकिन जो धागा, जिस धागे से ब्लॉक अटैच्ड है आपने उसमें टेंशन t ली है, तो इस टेंशन को हमेशा आप k इक्विवेलेंट इंटू x लिखेंगे। 4kx आ गया, इक्विवेलेंट k आपका 4k आ गया, है ना। तो आप जानते हैं टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट, राइट, परफेक्ट है। आइए, तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, आपने देख लिए कैसे किए जाएंगे बच्चों। और अगर आपको अब थोड़े पेचीदा क्वेश्चन देखने हैं तो ये रहे आपके लिए प्रॉपर पेचीदा क्वेश्चंस। आइए, मान लीजिए इस ब्लॉक को एक्सिस्टेंस नीचे खींचा, जो ब्लॉक में अभी टेंशन t मान रहा हूं मैं दोनों में, तो अब 2t को लिखूंगा मैं, है ना। अब ब्लॉक को ऑसिलेट t नहीं करा रहा, ब्लॉक को ऑसिलेट 2t करा रहा है यहां पर, ओके। अब 2t होगा k इक्विवेलेंट इनटू x। तो बेसिकली आप समझ गए। अच्छा, यहां टेंशन t है तो यहां कितनी होगी, यहां t बाई 2 होगी, यहां t बाई 2 होगी, यहां t बाई 2 होगी और यहां t बाई 2 होगी। अब ये बात आप जान चुके हैं कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि अगर इस ब्लॉक को आपको x खींचना है नीचे, तो इन पुली को x नीचे आना पड़ेगा। अब क्योंकि ये धागा इनएक्सटेंसिबल है तो स्प्रिंग को डबल खींचना पड़ेगा। जहां टेंशन इस स्प्रिंग में आधी है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट डबल होगी, याद रखिए। इसमें 2x आ गया एक्सटेंशन, इसमें 2x आ गया एक्सटेंशन। तो t बाई 2, एक स्प्रिंग का देख लो ना बस, t बाई 2 k इंटू 2x के बराबर है, सही है। तो t किसके बराबर है, 4kx के बराबर है। अब ब्लॉक को ऑसिलेट t नहीं करा रहा ना इस बार, 2t करा रहा है। तो 2t किसके बराबर है, 8kx के बराबर है। तो जो ब्लॉक पे टेंशन लगती है 2t k इक्विवेलेंट इंटू x के बराबर होगा। 2t ऑसिलेट करा रहा है, x डिस्प्लेसमेंट है, k इक्विवेलेंट इंटू x, 8kx हो गया, k इक्विवेलेंट आ गया 8k, है ना बच्चों, आया मजा। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन
के की इक्विवेलेंट वैल्यू जो भी आई है, राइट। ये ठीक था, ये वाला आप खुद ट्राई करेंगे, है ना, टेंशन खेलेंगे। और यहाँ पर शायद के इक्विवेलेंट, आप होमवर्क, सेकंड होमवर्क है, चलिए होमवर्क 2 क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि ये क्या आ रहा है कमेंट्स में, ठीक है। सेकंड होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन आइए, ये बहुत तगड़ा है भाई। दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट्स अलग अलग है, तो क्या करें, तो आइए इस पे खेलते हैं। ये है कुछ करने लायक तगड़ा माल, है ना। आइए करते हैं बच्चों। तो इन क्वेश्चंस को भी करने का एक मेथड है बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का भी एक मेथड है। वही मेथड पहले तो इस पे टेंशन टी और मान लीजिए कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एक्स है ना, ठीक है, ओके। तो इसमें टेंशन क्या होगी, इसमें 2t होगी, इसमें t होगी, इसमें 2t होगी, इसमें 2t होगी, ओके जी, ओके, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहां ये पुली हिल ही नहीं सकती है अभी के लिए, अभी के लिए आप ये मान लीजिए, हो अभी के लिए मान लीजिए कि ये पुली फिक्स्ड है। तो अगर आप इसको x मूव करेंगे, अगर आप इसको x मूव करेंगे तो ये कितना जाएगा नीचे बताइए। ये क्योंकि टेंशन डबल है तो डिस्प्लेसमेंट हाफ होगी, बता चुका हूं ना मैं आपको। ब्लॉक की टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्प्रिंग में टेंशन इंटू स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मान लीजिए हमने स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट को x1 ले लिया, तो यहां पर x कितना आ गया, 2x1 आ गया, ओके, राइट बच्चों। ये वाला मूव नहीं कर रहा अभी, बिल्कुल फिक्स है, हिल ही नहीं सकता भाई साहब, यहां हमने रोका हुआ है इसे हिलने के लिए। अब मान लीजिए हमने इसे रोक दिया, ये नहीं हिल सकता। अब इसे x अगर खींचा ब्लॉक को, तो यहां 2t है टेंशन, तो फिर से देखिए ब्लॉक का टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस वाले स्प्रिंग का टेंशन इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट x2, ठीक है। तो यहां से x अब आ रहा है 2x2। अब क्योंकि ये दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं, तो एक बार जब हमने दूसरी पुली को फिक्स रखा तो पहला स्प्रिंग मूव करा ये 2x1, है ना, और जब पहले को फिक्स रखा तो दूसरा वाला मूव करा 2x2। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। x क्या होगा, ब्लॉक पे टेंशन अपॉन ब्लॉक का k इक्विवेलेंट, भाई टेंशन तो kx होता है ना, k इक्विवेलेंट इंटू x। अच्छा, इस वाले के लिए क्या होगा, 2t इज इक्वल टू k1x1, हाँ जी बिल्कुल होगा। इसके लिए होगा 2t k1x1, और इसके लिए क्या होगा, 2t होगा इसके लिए k2x2, है ना बच्चों। तो वहां से x1 की वैल्यू निकालो, तो 2 टाइम्स 2t बाय k1, ये क्या आएगा, प्लस 2 इंटू 2 टाइम्स 2t बाय k2। उड़ा दीजिए, t उड़ा दीजिए, क्वेश्चन हो चुका है भाई, t। तो क्या करना होता है, एक बार एक पुली फिक्स रख के देखना है दूसरी कितनी मूव कर रही है, फिर दूसरी को फिक्स करके पहली कितनी मूव कर रही है, और उन दोनों का सम ले लेना x के लिए। एक्चुअली एक बार में तो दोनों ही मूव कर रहे हैं ना अब, तो 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 बाय k1 4 बाय k2। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट। उम्मीद है बच्चों आपको मजा आ रहा होगा सवाल में, कोई आसान सवाल नहीं है, आइडियली ये नीट लेवल के सवाल नहीं है, जेई मेंस से भी ऊपर, जेई मेंस और एडवांस लेवल के हैं, बट क्योंकि सॉल्यूशन उतना पेचीदा नहीं है, मैंने कहा आपको सिखा देता हूं, आपको मजा आएगा, लोग आपको डरा नहीं पाएंगे, है ना। आइए ये वाला करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं बेटा हम, है ना। यहां से फिर हमारा ये वाला पुली वाला पार्ट खत्म होता है, फिर छुटकू टॉपिक्स आते हैं। आइए क्विकली करते हैं। हाँ भाई, ये अगर x मूव किया, टेंशन t, ठीक है, टेंशन 2t, टेंशन 2t, ठीक है। तो पहले अगर हमने पहले ब्लॉक के लिए देख लो, बस पहले स्प्रिंग के लिए देख लो, बाकी मतलब फोर्थ के लिए देख लो। ब्लॉक पे टेंशन t, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट x, स्प्रिंग के लिए टेंशन 2t, उसकी डिस्प्लेसमेंट x4। तो एक्चुअली में x 2x4 के बराबर है अगर बाकी तीनों फिक्स्ड रहते हैं तो, बट क्योंकि सारे ही मूव कर रहे हैं तो सिमिलरली ये 2x1 सब कुछ सेम है, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4 के बराबर होने वाला है। क्या करना है, x1 x2 x3 x4 की वैल्यू तो डालनी है ना। हमने एक बार में सबको फिक्स करके माना कि ये इतना मूव करेगा, फिर बाकी सब फिक्स हो जाए तो ये कितना मूव करेगा, इसके x खींचने पे ये कितना करेगा, इसके खींचने पे ये कितना मूव करेगा, फिर सबका सम कर लेते हैं। अब सुनिए x ब्लॉक के लिए t अपॉन k इक्विवेलेंट, x1 क्या है 2t अपॉन k4, भाई 2t फोर्स बाय k, यही होता है। मैं क्या करूं, x2 क्या है 2t अपॉन k2,
x3 क्या है 2t/k3, ये जो भी था है ना, ये 2t/, समझ गए ना, x1 लिखना था तो यहाँ 1 लिख लो, कंफ्यूज मत होना, और यहाँ 4 लिख लो। ठीक है बालकों, वाह, t से t तबाह कर दीजिए, हो गया भाई, हो गया, k इक्विवेलेंट आ चुका है। अब जो भी आएगा एलसीएम वेलसीएम लेके 4/k1 4/k2, हमें उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। 4/k4 टाइम पीरियड रहेगा 2π√m/k इक्विवेलेंट बालकों, है ना। इससे ऊपर लेवल का सवाल फिर ये हो सकता है कि पुली भी घूम रही है और ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो वो रोटेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। आइडियली अब रोलिंग सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर टाइम बचता है तो एनर्जी मेथड के अंदर वो वाला क्वेश्चन हम जरूर लेंगे। ठीक है, आइए, ये वाला आसान पार्ट है। ये वाला पार्ट है कि स्प्रिंग हैविंग मास, अगर ब्लॉक के साथ साथ आपको स्प्रिंग का भी मास ले लिया जाए, जो कि हमें आज तक स्प्रिंग को मासलेस बोला जाता था, बट अगर ब्लॉक के साथ साथ हमें बोला जाए कि जी स्प्रिंग का भी मास है, तो मैं डेरिवेशन पार्ट को स्किप करते हुए बस आपको इतना बता रहा हूं कि फिर टाइम पीरियड आता है ब्लॉक का पूरा मास स्प्रिंग के मास का 1/3 डिवाइडेड बाय, मानो या ना मानो, के। डेरिवेशन मैंने स्किप करी बच्चों, अच्छी खासी ठीक ठाक कैलकुलस लगती है। ठीक है, चलिए आइए, रिड्यूस्ड मास, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर क्या होता है, डेरिवेशन यहां भी स्किप करूंगा, आपको बस कॉन्सेप्ट की तरह ब्रशअप करा रहा हूं कि मान लीजिए दो मासेज हैं m1 m2, स्प्रिंग कांस्टेंट k, अगर आपने इनको कंप्रेस करके छोड़ा तो ये SHM एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो 2 ब्लॉक सिस्टम है ना, इसको एक सिंगल ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसका टाइम पीरियड आता है 2π√μ स्प्रिंग कांस्टेंट। म्यू होता है रिड्यूस मास, जिसका फॉर्मूला होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगेन इसका डेरिवेशन होती है, हमने डेरिवेशन स्किप करी। दो बॉडी के ऑसिलेटर को अगर आपको सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करके उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो दोनों के मास की जगह आपको म्यू लेना पड़ेगा, जिसको दुनिया प्यार से रिड्यूस मास कहती है बालको। आइए, रिड्यूस मास का सुपर डुपर प्यारा सवाल है ना, ये कर डाला तो सब कर डाला। नीट के लिए आइडियली सबसे बढ़िया सवालों में से एक। कह रहे हैं भाई एक फ्रिक्शनलेस ट्यूब है, ठीक है, 2 स्प्रिंग कांस्टेंट के 2 गोले हैं, आपने इनको पकड़ा ऐसे, रुके छूट गया, पकड़ लेते हैं जरा। आपने 2 गोलों को ऐसे पकड़ा तो एक स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ, एक स्ट्रेच हुआ, दोनों को छोड़ दिया, दोनों ऐसे चम कर रहे हैं बाल को। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है, तो एक बॉडी ऑसिलेटर नहीं है, 2 बॉडी ऑसिलेटर है, रिड्यूस मास यूज करिए 2π√μ/, लेकिन एक स्प्रिंग नहीं है, 2 स्प्रिंग है, तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट यूज करिए। आया मजा? म्यू क्या होगा? रिड्यूस मास। मजा आ जाएगा बच्चों सवालों में ना आपको, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसके बाद में ना बाल को प्रॉमिस है कुछ नहीं बचता, और कहीं से भी क्वेश्चन लपेट लीजिए आप, अपने नीट प्रेप के हमारे टारगेट बैच से कर लीजिए, कहीं के भी PYQ कर लीजिए, जेईई मेंस के, नीट के, सब लपेट देंगे आप, सब के सब क्वेश्चन। म्यू अपॉन के इफेक्टिव है ना। के इफेक्टिव क्या है आपको पता है ना, ये वाला केस जो था, ये वाला केस अभी तो किया, आज तो किया, कि इस केस में हम जब ब्लॉक को इधर लेके जाते हैं तो एक कॉम्प्रेस होता है और एक स्ट्रेच होता है, बट क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में देते हैं तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं। तो यहां भी यही हो रहा है, अरे छूट कैसे जाता है, रुक जा पकड़ते हैं। एक कॉम्प्रेस हुआ और एक स्ट्रेच हुआ, बट रेस्टोरिंग फोर्स दोनों सेम दिशा में दे रहे हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऐड होंगे, और क्या, तो टाइम पीरियड 2π/m/2 और स्प्रिंग कांस्टेंट k प्लस k 2k पैरेलल में ऐड हो जाता है। ठीक है बच्चों, म्यू रिड्यूस मास के इफेक्टिव, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं करना था सॉल्यूशन, लेकिन आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आइए, अगला कॉन्सेप्ट है कि एम्पलीट्यूड में क्या बदलाव आएगा अगर हम किसी ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख दें या कोई सिस्टम से एक मास हटा दें। तो आइए सुनिए। तो सवाल यह है कि पीसफुली एक ब्लॉक कैपिटल M SHM एग्जीक्यूट कर रहा था, इसकी फ्रीक्वेंसी f थी और इसका एम्पलीट्यूड a था, ठीक है। इसके ऊपर एक छुटकू, जब ये एक बड़ा वाला ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे आया तो इस पे एक छोटा ब्लॉक साथ में रख दिया इसके ऊपर, और वो भी इसके साथ SHM करने लगा। नया एम्पलीट्यूड और नई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? बड़ा वाला ब्लॉक जब अपनी मेन पोजीशन पे आया तब छोटा वाला ब्लॉक रखा गया, ठीक है। तो भाई फ्रीक्वेंसी या ओमेगा, चलिए ओमेगा देख लेते हैं। तो पहले ओमेगा था √k/m, ओमेगा ही लिख देता हूं, ओमेगा 2πf होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। नया ओमेगा क्या होगा? उसको तो मास से मतलब है, मास चेंज हो गया है, ओमेगा चेंज हो जाएगा, वंडरफुल बात है।
अब क्या ये बात बतानी जरूरी थी कि बड़ा वाला ब्लॉक जब अपनी मीन पोजीशन पे आया तभी छुटकू ब्लॉक रखा है? हाँ जरूरी थी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू 0, तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0, मीन पोजीशन पे फोर्स 0, और जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा बालकों, रहेगा रहेगा और रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मानते हैं? बिल्कुल मानिए इस बात को। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या मुद्दा है। पहले मास m था, पहले जो भी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बाद में मास चेंज हो गया और मीन पोजीशन पे फिर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। मोमेंटम कंजर्व करना है, मास चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है a ओमेगा और बाद में a डैश ओमेगा डैश बालकों। ठीक है, राइट, क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ चुके हैं। ठीक है, आइए, m इंटू ए, ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय एम है बालकों, ये हो गया हमारा m प्लस एम ए डैश रूट के ओवर m प्लस एम। काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी, के से के तबाह करिए, तो यहां से a डैश आ रहा है a रूट कैपिटल M ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m। भाई साहब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बोल सकते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एम्पलीट्यूड पहले 5 सेंटीमीटर था, बाद में छोटा ब्लॉक रखने पे एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर हो गया। बताइए बड़े ब्लॉक और छोटे ब्लॉक के मास का रेशियो कितना है? तो आप यहां से डिवाइड करके वैल्यूज डाल के कैपिटल M अपॉन स्मॉल m निकाल सकते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बालकों, है ना? करिए जल्दी से, नोट करिए बालकों, नोट करिए। एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए इन दोनों, ऑब्वियसली इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, होगा ही होगा, है ना? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब किसी भी मोमेंट पे अगर दोनों साथ में ऑसिलेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा डैश लेना पड़ेगा। ओमेगा डैश क्या होगा? रूट में के ओवर एम प्लस एम लेना पड़ेगा भाई, लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इस ब्लॉक पे फोर्स कितना लगेगा? छोटे वाले पे एम ए लगेगा, है ना? छोटे वाले ब्लॉक पे फोर्स एम ए लगेगा, सही बात है। तो वो कितना हो गया? माइनस एम, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, चलिए, एम ओमेगा डैश का स्क्वायर इंटू एक्स, सही बात है भाई, है ना? और ये जो फोर्स है ये हो जाएगा एम इंटू के डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स। ठीक है, तो किसी भी मोमेंट पे, अच्छा ये भाई ये जो फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है, छोटे वाले ब्लॉक पे स्मॉल एम पे, ये कौन लगा रहा है? दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन ही तो लगा रहा है, स्प्रिंग थोड़ी ना इससे डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये किसी भी मोमेंट पे अगर पूछा जाए इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कितना है, तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा। अच्छा ये पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने एम्पलीट्यूड तक दोनों ब्लॉक साथ में रहेंगे, तो वो कैसे निकलेगा? तो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों के बीच में म्यू एम जी होगा, है ना? तो एम के एम्पलीट्यूड अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है बच्चों, तो यहां से एम्पलीट्यूड निकल आएगा कि उस एम्पलीट्यूड तक जब तक कि ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं हो जाता, है ना, तब तक कि ये दोनों ब्लॉक साथ में रहेंगे। यहां से ए की वैल्यू निकल आएगी बच्चों, राइट? आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन ट्राई करते, नहीं ट्राई नहीं करते, होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, आपके हिस्से का रहेगा, थर्ड क्वेश्चन फॉर होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन बहुत ईजी दिया है मैंने आपको। भाई कह रहे दोनों ब्लॉक मस्त तरीके से ऑसिलेट कर रहे थे, अचानक से M1 डिटैच हो गया। M1 जब डिटैच हो गया तो नया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? व्हाट वुड बी द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन? ठीक है, या ये मान लीजिए कि ये इक्विलिब्रियम पे था अभी, अगर M1 डिटैच हो जाता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? होमवर्क 3। चलिए आइए और लपेटते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आईआईटी का है। कैलकुलेट टाइम पीरियड जब ऑसिलेशन कंप्लीट ना हो या अजीब सी हो, अजीब सी, हाँ, अटपटा और चटपटा ऑसिलेशन हो तो क्या होगा? आइए समझते हैं। ये एक ब्लॉक है, मास m, u वेलोसिटी से जा रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बालकों, गया एक स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया, भाई को फिर धक्का मिला जीवन में, फिर वापिस आया, फिर इसको कॉम्प्रेस किया, भाई फिर इधर गया। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। ठीक है, ये पूरा ऑसिलेशन क्या होगा? पहले ये बताइए पूरा ऑसिलेशन क्या होगा? ऐसे गया, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया, वापस आया,
फिर इस ट्रैक पे फिर वापस आया, फिर दूसरे स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया, फिर वापस आया। ओके, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट देखिए पूरा ऑसिलेशन क्या होता है, गया आया आगे गया वापस गया। तो ये जो स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करके सिर्फ इतना आया ना, बात सुन लो बच्चों ध्यान से समझो, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये स्प्रिंग का केस है ना, ब्लॉक गया, पूरा ऑसिलेशन क्या होता है, पूरा ऑसिलेशन ये होता है कि यहां गया यहां आया है ना, फिर यहां गया फिर यहां आया। बट यहां क्या हो रहा है, सिर्फ ब्लॉक गया पीछे और आगे आया, तो इतना पार्ट ही परफॉर्म हो रहा है ना। तो ये स्प्रिंग के साथ हाफ ऑसिलेशन ही है उसकी। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, सुनिए टोटल टाइम पीरियड सुनिए। ये वाला पार्ट क्या होगा, 2π√m/k होता है ना टाइम पीरियड, बट उसका आधा ही ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, व्हाइट वाले पार्ट का क्या होगा, d/u है ना, व्हाइट वाला पार्ट जो है उसका क्या है बताइए, d/u। कितना कर लिया हमने, ये कर लिया और ये कर लिया। ग्रीन वाले पार्ट का फिर से आधा ही ऑसिलेशन है, तो हाफ ऑफ 2π√m/k1 है ना। फिर अभी यहां पर आया फिर आगे गया तो फिर d/u, राइट, एक ऑसिलेशन हो गया बच्चों। ठीक है, ये 2 से 2 काट दीजिएगा, ये एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, अटपटी ऑसिलेशन है ना। अब ये वाला केस देखते हैं भाई कि जीवन में कोई ऑसिलेशन पूरी नहीं करने दे रहा स्प्रिंग ब्लॉक को। एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, प्यारा क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वैल्यूज के साथ, मैंने बस वैल्यूज नहीं दिए हैं, कॉन्सेप्ट की तरह करा दिया। आइए देखिए, देखिए ये ना एक ब्लॉक था मास m, इसका एम्पलीट्यूड a था, मतलब ब्लॉक को a पीछे ले गए, -a तक छोड़ा तो ये पूरा a तक जाता, बट बीच में दीवार आ गई, दीवार से इलास्टिकली कोलाइड करके टन से वापस आ रहा है, इलास्टिक कोलिजन के बाद तुरंत वापस आ रहा है दीवार से। ठीक है, दीवार ऐसी ही है, ब्लॉक को पूरी ऑसिलेशन करने का समय नहीं मिला, वो वापस आ जा रहा है। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसको ना 2 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो ऐसे समझिए कि जब ये इधर जाके इधर आया तो हाफ ऑसिलेशन तो हो ही गई है, तो उसका टाइम पीरियड जो होगा ना वो नॉर्मली जो है वो हाफ ऑसिलेशन तो होगी ही होगी। ठीक है, ठीक है, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। अब आगे क्या है, दीवार आ गई, तो ऐसे समझिए कि अगर हम कोई भी ऑसिलेशन लेते हैं, लेट से हमने x = a cos ω t लिया, सही है, या हमने कोई भी ले लिया, लेट से हमने x = a sin ω t लिया। ठीक है, a sin ω t लिया। अब हमें बस इतना देखना है कि ये 0 से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही आने में भी लगेगा। ये 2 टाइम हमें और ऐड करने हैं, 0 से a/2 तक जाने में और फिर a/2 से 0 तक वापस आने में टकरा के, कि एनर्जी लॉस तो हो नहीं रहा, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो मान लीजिए हमने लिया x = a sin ω t, इसका मतलब है मान लेते हैं कि टाइम 0 पे x 0 आ रहा है तो ओरिजिन पे है, हमें a/2 तक जाने का टाइम निकालना है। तो ये हो गया a/2 = a sin of ω t। ठीक है, तो ये a से a कैंसिल कर दीजिए बालकों, ये आ गया 1/2, हाँ जी, = sin of ω t। भाई 1/2 होता 30 डिग्री पे, तो π/6 बालकों ω t, π/6 हो गया ये हो गया आपका 2π/T इंटू स्मॉल t बालकों, तो यहां से स्मॉल t आ गया आपका T/12। ठीक है, ये ब्लॉक का 0 से a/2 तक गया, दीवार तक गया, दीवार a/2 पे देख लो ना, और दीवार से तुरंत टकरा के वापस भी आ गया बिना एनर्जी लॉस के, क्योंकि मोशन इलास्टिक है, सॉरी कोलिजन इलास्टिक है। तो टाइम पीरियड क्या आया, T/2 तो स्प्रिंग के साथ हुआ ही है, फिर जाने का 0 से a/2 तक जाने का T/12 दीवार तक, फिर दीवार से भिड़ के वापस आने का फिर T/12। अगर एलसीएम लें 12 तो आ जाएगा 60 + t + t, 8T/12 मतलब 2T/3, टोटल टाइम पीरियड का 2/3 बच्चों। ठीक है, अगर आपको लगता है यार तो ये तो अजीब है, तो और अजीब मेथड सिखाता हूं आपको। चलिए, आसान नहीं और अजीब मेथड, चलिए फिर मैं आपको इसको फेजर से करवाता हूं एक बार, सर्कल डायग्राम से। ठीक है, सुनिए, तो सुनिए एक बार, तो सर्कल डायग्राम में क्या होता है जी, सुनिए, कहां पे दीवार आई, a/2 पे आई, तो a/2 पे दीवार आ गई, ओके है ना। तो क्या कंडीशन थी, एक बार सुनिए ध्यान से, एम्पलीट्यूड a है, ये पार्ट है a/2,
अगर ये a/2 है ना तो cos 30 यूज करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, सॉरी cos थीटा यूज करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये शेडेड पार्ट इधर बालकों a/2 है, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये भी 60 डिग्री है। तो हो क्या रहा था, ये ब्लॉक जा रहा था। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है आप जानते हैं ना, x इज इक्वल टू प्लस ए, ये क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस ए। ये ब्लॉक जा रहा था किधर को, a/2 पे था और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा था। तो मतलब ये ब्लॉक कहीं यहां था। ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमने एंटी ऐसे मानी है तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट ऐसे होगा, ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, गया 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 एक्सट्रीम की तरफ, टन से दीवार से भिड़ा और दीवार ने इसकी एनर्जी को बस वापस दे दिया, उतनी स्पीड दे दी इसे। तो दोबारा से ये a/2 पे ही पहुंच गया, वहीं से ही स्टार्ट करा, दीवार पे ही है, जाते वक्त ऐसा, फिर दीवार ने आते वक्त उल्टा वेलोसिटी कर दी, तो मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो गया है यहीं पर। तो बेसिकली दीवार की वजह से इसने ऑसिलेशन का इतना पार्ट मिस कर दिया। तो उसने कितना ऑसिलेशन किया, 120 डिग्री का नहीं, 240 डिग्री का ऑसिलेशन किया, है ना। और 360 डिग्री में अगर टाइम कैपिटल टी लगता है तो 240 डिग्री में कितना लगेगा बताओ, टाइम पीरियड कितना लगेगा, टाइम पीरियड टीपी इंटू 360 इज इक्वल टू टी इंटू 240। आप मेरी बात समझ गए, टाइम पीरियड वही आ रहा है 2t/3 बच्चों, है ना। क्या बोलते हैं आप, मजा आया सवाल में बालकों, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्लैड हो जाएंगे आप ऐसे सवाल करके। एक बार आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, ध्यान से क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपको इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे सारे सवाल करके। इसके अलावा जो सवाल है फिर हमें वो नहीं करना। आइए और देखते हैं, कुछ बचा है। अरे धागा भी कभी कभी स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, धागा बिहेव्स एज अ स्प्रिंग, स्ट्रिंग बिहेव्स लाइक स्प्रिंग, है ना। तो कई बार ऐसा कर देते हैं कि भाई ये एक स्प्रिंग है और ये एक रबर बैंड है, रबर बैंड या फिर कोई भी धागा जिसका यंग्स मॉडुलस एरिया और लेंथ दे देंगे और कहेंगे बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये भी आईआईटी का प्रीवियस ईयर है। तो स्ट्रिंग धागा भी स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। क्या होता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया अपॉन लेंथ क्या होगा, फोर्स अपॉन डेल्टा एल। अब बताओ क्या होता था, F इज इक्वल टू KX नहीं होता था, है ना। तो F अपॉन डेल्टा एल बेसिकली स्ट्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है, ऐसे समझ लीजिए, स्ट्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है। तो आइडियली अब ये सिचुएशन दो स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और जो धागा है वो भी स्प्रिंग की तरह ही बिहेव करता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है यंग्स मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ। ठीक है, ये K डैश मान लो। अब आप इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लो इनका सीरीज में, 1/k प्लस 1/k डैश, टाइम पीरियड वही रहेगा 2π√m/k इफेक्टिव। आप मेरी बात समझ गए बच्चों, राइट, ओके। देखिए आइए अब हम करते हैं, देखिए हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं आइडियली ना, देखिए हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। देखिए सीरीज पैरेलल कर लिया, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, इंक्लाइन स्प्रिंग, पुली प्लस स्प्रिंग में तबाही मचा दी हमने, स्प्रिंग हैविंग मास कर लिया, रिड्यूस मास कर लिया, एम्पलीट्यूड में क्या बदलाव आएगा किसी चीज को ऐड सबट्रैक्ट करने के, ऑसिलेशन कंप्लीट ना हो तो क्या होगा, और स्ट्रिंग एज स्प्रिंग। ठीक है, ये एक्स प्रोजेक्शन वाला मैं आपको फेजर डायग्राम में कराऊंगा, अगर आपको सच में रिक्वायरमेंट है तो आप बताइएगा सर फेजर डायग्राम कि दो पार्टिकल a/2 पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पे ऑपोजिट टू ईच अदर, फेज डिफरेंस क्या होगा। अगर ऐसे सवालों में आपको सच में प्रॉब्लम आती है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही दूंगा, और बचे कुछ SHM के टॉपिक्स की तगड़े कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब हमारा आ जाता है टॉर्क मेथड और एनर्जी मेथड। बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे टॉर्क मेथड पे, मैं आपको बस 2 सवाल कराऊंगा और एक बार एनर्जी मेथड भी सिखाऊंगा कि हम एनर्जी मेथड को कहां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों अब हम बात करते हैं टॉर्क मेथड की। ठीक है, टॉर्क मेथड में मैं आपको पूरे स्टेप्स लिखता हूं और 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों आईआईटी के प्रीवियस ईयर, टॉर्क मेथड के सवाल कैसे होते हैं और कैसे किए जाते हैं। टॉर्क मेथड पहला, ये तब होगा जब कोई चीज एंगुलर एसएचएम कर रही हो ना, ऐसे 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 अपनी जगह पर, आगे पीछे नहीं, ऐसे ऐसे, है ना। ठीक है, तो गिव स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, गिव स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए, स्लाइट
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दीजिए किसी पार्टिकल को। ओके, उसके बाद क्या करिए, फोर्स मत निकालिए, टॉर्क निकालिए, रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क निकालिए रिस्टोरिंग। उसके बाद अल्फा निकालिए, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो होगा रिस्टोरिंग टॉर्क जो उसे वापस लेके जा रहा है, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट वो घूम रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। फिर एसएचएम के लिए अल्फा को माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा रख दीजिए, कंपेयर करके ओमेगा निकालिए, फिर टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा रहेगा। यहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, फिर उस पर टॉर्क निकालेंगे कि क्या लग रहा है, फिर जब आप उस पर टॉर्क निकाल लेंगे कि ये उस पर टॉर्क लग रहा है, फिर अल्फा निकालेंगे, फिर अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा और फिर टाइम पीरियड। आइए मैं क्विकली आपको 2 आईआईटी के पीवाईक्यू कराता हूं टॉर्क मेथड पे, मजा आ जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल होते जाते हैं जैसे जैसे और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन करें। मतलब आज भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे मेरे पास इतने वेरिएंट बचे हैं कि जितना मैंने कराया है उससे ज्यादा और बचे हैं, बट कहीं तो मुझे लकीर खींचनी है। पढ़ाने को तो कितना भी पढ़ा सकते हैं, बट आप समझ सकते हैं बच्चों कि ये मुझे बताना जरूरी है आपको कि हाँ इतना ही करना है ना। तो ये जितना मैं करा रहा हूं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ये एक रॉड है, ठीक है, मास एम, लेंथ एल, जो नॉर्मल रॉड होता है। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। यहां भी हमने एक स्प्रिंग लगा रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। यहां पर ये रॉड हिंज्ड है। अब आप इस रॉड को ना ऐसे घुमाते हैं तो रॉड एसएचएम करता है ना, इस रॉड को ऐसे घुमाते हैं तो ये एसएचएम करता है। इसके एसएचएम का टाइम पीरियड पूछ रही है दुनिया। आइए स्टेप फॉलो करते हैं। पहला, इसको स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए। मान लीजिए रॉड थोड़ा सा घूम गया, हमने घुमाया है, मतलब घूम तो क्या गया, तो स्प्रिंग खींचा, ये स्प्रिंग भी खींचा, ये स्प्रिंग एक्स खींचा, ये स्प्रिंग एक्स खींचा, ये एंगल थीटा है। ये लेंथ रॉड की L/2 है, ये रॉड की लेंथ L/2 है, ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट थीटा है। ये हमने गिव स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टॉर्क निकालिए जो इसे वापस लेके जा रहा है। तो सुनिए, स्प्रिंग जब खिंचा है तो फोर्स लगाएगा स्प्रिंग kx, ये स्प्रिंग खिंचा है तो ये भी फोर्स लगाएगा वापस kx, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों अपनी शेप को रिगेन करने की कोशिश करेंगे। रिस्टोरिंग टॉर्क, मैं इसको सिर्फ टाउ लिख रहा हूं, वैसे ये रिस्टोरिंग है, नेगेटिव, नेगेटिव होता ही है रिस्टोरिंग टॉर्क। फोर्स kx, डिस्प्लेसमेंट L/2, फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, ठीक है। kx इंटू L/2, अब क्योंकि दोनों सेम ही है तो डबल कर दिया, बट दोनों की वजह से सेम ही टॉर्क आ रहा है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है, परफेक्ट है। अब यहां पर आपको ओके, तो ये कितना आ गया, ये उड़ गया, तो टॉर्क आ गया आपका माइनस के एक्स इंटू एल। अब आपको एक्स नहीं चाहिए होता, यहां थीटा चाहिए होता है, तो एक्स को उड़ा दीजिए। थीटा होगा लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, एक्स अपॉन L/2, तो एक्स क्या होगा, L/2 थीटा। लिख डालिए भाई, लिख डालिए। तो टॉर्क क्या आएगा, माइनस के एक्स की जगह L/2 थीटा, तो L²/2 इंटू थीटा आ गया। टॉर्क निकल आया, टॉर्क निकल आया भाई लोगों, टॉर्क आ गया। अगले स्टेप में एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए अल्फा, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क क्या है, माइनस KL²/2 इंटू थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mL²/12 होता है भाई लोगों रॉड का। मैं क्या कर सकता हूं, जो होता है सो होता है, ठीक है। आगे अल्फा, अब मैं इधर लिख रहा हूं अल्फा के बाद ना, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अल्फा आ गया सॉल्व कर करा के, ओके, माइनस 6k/m इंटू थीटा, बट ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, ओमेगा स्क्वायर 6k/m, ओमेगा आ गया √6k/m, ओमेगा आते ही टाइम पीरियड 2π/ओमेगा होता है। आप मानेंगे नहीं मेरी बात, मैं सच बता रहा हूँ, आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेंस का नहीं, एडवांस का। अब देख सकते हैं हमने कैसे लपेटा हवा में, है ना। आइए एक और कराता हूँ आपको अच्छा खासा आईआईटी का क्वेश्चन, फिर से टॉर्क मेथड, और बस उसके बाद हम करेंगे एनर्जी मेथड। चलिए बच्चों, है ना, आइए एक और टॉर्क मेथड का क्वेश्चन कर लेते हैं। दीवार, सुंदर से बनाते हैं दीवार, रुकिए, ये रही दीवार, है ना, दीवार, ये एक रॉड हिंज्ड है यहां पर, वही मास एम, लेंथ एल, यहां स्प्रिंग, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता दीजिए इसका, तो क्या करना है, स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देनी है। ये एंगल थीटा मान लीजिए, इसको आपने एक्स खींचा है, तो भाई स्प्रिंग अपना फोर्स के एक्स वापिस लगाएगा,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप एल ही एज्यूम करेंगे। ठीक है जी। तो रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, फोर्स के एक्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल ले लीजिए, तो माइनस के एक्स इंटू एल। ठीक है, और एक्स क्या है भाई, थीटा लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, एक्स हो गया एल थीटा माइनस के एल स्क्वायर थीटा। आ गया टॉर्क, आ गया टॉर्क। अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई, माइनस के एल स्क्वायर थीटा। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है, एम एल स्क्वायर बाय 3 हो गया। ठीक है, अल्फा रहेगा यहां से -3k/m इंटू में थीटा, है ना, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, -3k/m इंटू थीटा, ओमेगा आ जाएगा रूट में 3k/m। मैं समझ सकता हूं कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी बच्चों, इसको दुनिया टॉर्क मेथड कहती है ना। इसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी मेथड। क्विकली एनर्जी मेथड पे बस मैं आपको 1-2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको बचे हुए पेंडुलम के कुछ लाजवाब वैरायटी, फेज डिफरेंस के, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, 2 चार्ज के बीच में एक और चार्ज का ऑसिलेशन के क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट में प्लीज लिख दीजिएगा, मैं आपको ये कल ही बना के दे दूंगा। आइए एनर्जी मेथड करेंगे। एनर्जी मेथड जो दुनिया कराती है ना बच्चों, मैं उससे अलग कराता हूं। मतलब एनर्जी मेथड इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एसएचएम के दौरान टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। दुनिया वाले बाकी सारे टीचर्स आपको कहते हैं कि बॉडी को, ऑब्जेक्ट को एक आर्बिट्ररी पोजीशन तक डिस्प्लेस करके उसकी टोटल एनर्जी निकाल दो और फिर टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। जब आप टोटल एनर्जी को 0 पुट करोगे तो अपने आप फिर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन जाएगा। कांस्टेंट एनर्जी होती है, इसलिए डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना। मैं आपको बहुत सारे स्टेप्स यहां पर स्किप करवा दूंगा, सारी कैलकुलस गायब करवा दूंगा, मजा आ जाएगा। देखिए आप, पहले मैं बेसिक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ये ऑसिलेशन करके दिखाता हूं एनर्जी मेथड से, फिर मैं आपको इसके बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लकीर तो मुझे ही खींचनी है ना। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि बच्चों कितना पढ़ना है? लोग 50 घंटे भी पढ़ा सकते हैं एक चैप्टर को, उसमें क्या है, बट बच्चा तो नहीं पढ़ पाएगा ना। तो क्रिस्पी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाया हूं मैं, क्रिस्पी। भाई एनर्जी मेथड कहता है कि मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पर डिस्प्लेस कर दो। मैंने कर दिया, तो मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया। ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, होगी कहीं एक्सट्रीम पोजीशन, तो फिलहाल ब्लॉक की भी कहीं वेलोसिटी पीछे को या आगे को कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो भी होगी, कोई सिचुएशन है कि बता, हो सकता है ब्लॉक इधर जा रहा हो सकता है इधर आ रहा हो। तो इस समय पर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? मास, स्प्रिंग मासलेस है, तो भाई एक तो स्प्रिंग के पास एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाँ जी होगी, और दूसरी ना बालकों, ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर होगा ना, हाफ एम वी स्क्वायर होगा। भाई जैसे ही आप टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लो कहीं भी, टाइम पीरियड पता है क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट में वी स्क्वायर के साथ में जो भी लिखा है उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड, सब जगह एप्लीकेबल है भाई साहब, सब जगह। गंदे शॉर्टकट्स नहीं बताता मैं, ऐसे बता रहा हूं आपको जो सब जगह एप्लीकेबल है, सब जगह। आप हर क्वेश्चन देंगे, मैं हर क्वेश्चन में लगा के दिखा दूंगा। 2 पाई, कोफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर क्या है? m/2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? k/2। आ गया ना 2 पाई रूट m/k? अरे वही तो आया, ठीक है। तो सर कौन सी बड़ी बात थी, इसके लिए तो फोर्स मेथड भी बहुत था, तो ये एनर्जी मेथड क्यों लपेटा गया? आइए अब आपको बताते हैं कि जो रोलिंग वोलिंग के क्वेश्चन है, रोलिंग पोलिंग के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस आप जो है आसानी से नहीं कर सकते हैं फोर्स मेथड से। लोग करते हैं वैसे, अलग बात है। तो सबसे पहले मैं आपको रोलिंग ऑब्जेक्ट का एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं। रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए टोटल एनर्जी निकालने का शॉर्टकट, प्योर रोलिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई प्योर रोल कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी निकालने का शॉर्टकट सिखाता हूं, है ना। आप जानते हैं ना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्योर रोल कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? एक काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें वी उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, वी उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, ठीक है। और क्योंकि वो घूम भी रहा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। इसको ना, अब मैंने वीडियो डाल रखी है रोलिंग मोशन सुपर शॉर्टकट्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहां पर कुछ चीजें स्किप करके आपको बताना चाहता हूं। ये ना मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है,
फिर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डालते हैं, v को r ओमेगा रखते हैं, फिर पूरा सॉल्व करते हैं। आप इसमें स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। आप किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को इन दोनों के सम की जगह सिर्फ बीटा इंटू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, बीटा इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। बीटा को बोलते हैं रोलिंग नंबर, शॉर्टकट है रोलिंग नंबर, ठीक है। मैंने 4-5 साल पहले यूट्यूब पे डाला था, अब तो सब ये शॉर्टकट्स कराते हैं, ठीक है। बीटा क्या होता है? बीटा होता है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब मैं समझाता हूं, लेट्स से रिंग है, रिंग और हॉलो सिलेंडर एक ही बात है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो सिलेंडर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, है ना। सुनिए इनका बीटा क्या होगा रुकिए मैं एक निकाल के दिखाता हूं। 1 प्लस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर, जिसका बीटा होगा 2। ऐसे ही 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2 बाय एम आर स्क्वायर 3/2 आएगा। इसका आएगा होलोस्फीयर का 1 प्लस 2/3 5/3, इसका आएगा 7/5। तो कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोल कर रहा है, अरे सॉलिड स्फीयर मान लो प्योर रोलिंग कर रहा है, कौन कर रहा है? सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी रोलिंग में? आपको ना हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं लगाना, आपको लिखना है सिर्फ बीटा इंटू हाफ एम वी स्क्वायर इंडीड, ठीक है। बीटा की वैल्यू आप जानते हैं सॉलिड स्फीयर की क्या होती है, तो हाफ आई स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मिला के ये बन जाता है। आप समझ गए? आइए खेलते हैं जरा एनर्जी मेथड से। आइए एनर्जी मेथड में थोड़े से लिमिटेड कराऊंगा नीट लेवल तक या जेई मेंस तक, ठीक है। एडवांस तक मैं नहीं जा रहा हूं, आप घबरा जाएंगे, ठीक है। लाइक से ज्यादा कतई हमें डिसलाइक मिल जाएंगे नहीं तो, है ना। आइए बच्चों, मैं आपको ये कह रहा था, बड़ा ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केट का, आप कर लेते हैं, रोलिंग सिलेबस में है या नहीं, बट 2-1 क्वेश्चन करने में कुछ नहीं जाता है, हमें कुछ आता ही है उससे। स्प्रिंग, ठीक है, एक डिस्क है, एक डिस्क के ऐसे सेंटर पे लगा हुआ है स्प्रिंग, ठीक है। इधर इस तरीके से कि डिस्क जो है ऑसिलेशन कर रही है और प्योर रोल भी कर रही है, ठीक है। प्योर रोल कर रही है डिस्क, डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्या है भाई? डिस्क है। कोई इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बता दो। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। आप कल्पना नहीं कर सकते ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कितना आसान कर दिया। सुनिए, इसको आपने किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पर डिस्प्लेस कर दिया, एक्स स्प्रिंग सेंटर पे अटैच्ड है, सेंटर को ही डिस्प्लेस करना है एक्स, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की मान लीजिए वेलोसिटी वी आएगी। किसी मोमेंट पे सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी? मान लो स्प्रिंग खिंचा होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, बिल्कुल खिंचा होगा। और अगर डिस्क प्योर रोल कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अरे बुद्धुओं वाला तरीका नहीं लगाना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो है बहुत लंबा तरीका है, 20 मिनट में किया तो क्या किया? क्या है? बीटा इंटू हाफ एम वी स्क्वायर डिस्क के लिए, बीटा इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। आ गया एनर्जी। बच्चों, एनर्जी मेथड इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एसएचएम के दौरान टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रहती है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे तो हमें वही एक्सप्रेशन प्राप्त होगा जो अभी तक हुआ था। हाँ तो होगा, आप कैलकुलस स्किप भी तो कर सकते हैं। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में बालकों कोफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बालकों, गरीब टीचर भी अच्छा पढ़ा सकता है, ध्यान देंगे बस आप, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर का कोफिशिएंट है बालकों बीटा एम डिवाइडेड बाय 2 और ये है अपना k/2। भाई साहब बीटा की वैल्यू डाल दीजिए, आ गया। क्या होती है बीटा की वैल्यू डिस्क की? बीटा की वैल्यू डिस्क के लिए 3/2 होती है। ये आंसर रहेगा आपका। आइए आपको सुपर डुपर इरोडोव स्टाइल कराता हूं। आज 2 क्वेश्चन कराता हूं इरोडोव के, आप देख लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन IE इरोडोव मीर पब्लिशर्स मॉस्को किताब में है और आप बिना पेन लगाए सॉल्व करेंगे। आइए, चलिए मैं पेन तो लगाऊंगा बट आप चाहें तो बिना पेन लगाए कर सकते हैं। आइए मैं करके दिखाता हूं। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, स्प्रिंग ऊपर लगा है, ध्यान दीजिएगा। सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, स्प्रिंग ऊपर लगा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एसएचएम का टाइम पीरियड बताना है। तो मान लीजिए इसका सेंटर एक्स डिस्टेंस आगे गया और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v। तो आप जानते हैं ना रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोल कर रहा है तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर v है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v, और अगर ग्राउंड पे प्योर रोलिंग है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है ना। हाँ तो सुनिए टोटल एनर्जी बताइए। कौन आगे गया है? एक्स डिस्टेंस, सॉलिड स्फीयर आगे गया है।
तो स्प्रिंग, क्योंकि ये पॉइंट स्प्रिंग डबल ऊपर अटैच्ड है, तो स्प्रिंग x नहीं खिंचा होगा, स्प्रिंग 2x खिंचा होगा, स्प्रिंग 2x खिंचा होगा यार, डबल टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी डबल है। तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, किसी मोमेंट पे अगर आपने इसको खींचा तो हाफ k इंटू 2x का स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बीटा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं होती, बीटा इंटू हाफ mv स्क्वायर होती, बीटा इंटू हाफ mv स्क्वायर। बस टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट में, ठीक है, बीटा सॉलिड स्फीयर का 7/5 है तो आप वो पुट कर लीजिए, मैं क्या करूं, 2kx स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का बीटा 7/5 इंटू में हाफ mv स्क्वायर। प्यारे बच्चों टाइम पीरियड रहेगा 2 पाई अंडर रूट में, v स्क्वायर के साथ में क्या है 7m/10, x स्क्वायर के साथ में क्या है 2k। ठीक है बच्चों, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सॉलिड स्फीयर का बीटा क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का बीटा होता है 7/5, लिखा ना हमने, देखिए यहां पर, राइट। सॉलिड स्फीयर का बीटा है 7/5। ठीक है बच्चों, राइट, परफेक्ट है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आइए एक और लपेटते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन, आइए लास्ट क्वेश्चन लपेटते हैं। इरोडोव का क्वेश्चन था भाई, आई.ई. इरोडोव। आइए एक ये कर लीजिए, स्प्रिंग डिस्क मान लीजिए, ये भी इरोडोव है, डिस्क प्योर रोल कर रही है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के उल्टे बना दिए स्प्रिंग, होप यू डोंट माइंड, फीलिंग समझिए, है ना। अब ये मान लेते हैं डिस्क है, डिस्क तो मान लीजिए x आगे गया, डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, तो अब एनर्जी बताइए क्या होगी। सुनिए, ये k1 k2 ले लीजिए, अगर सेंटर ऑफ मास x आगे गया तो टॉप मोस्ट पॉइंट 2x जाता है, तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, चलिए k ले लीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी यार, नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड, कॉम्प्रेस हो स्ट्रेच हो हाफ kx स्क्वायर। अब क्योंकि अगर डिस्क प्योर रोल कर रहा है तो उसके लिए बीटा है 3/2 इंटू डिस्क काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। भाई साहब इनको ऐड कर लीजिए, टाइम पीरियड वही रहेगा 2 पाई अंडर रूट जो भी v स्क्वायर के साथ में आ रहा है डिवाइडेड बाय जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है बच्चों, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के, ठीक है, छोटे छोटे तीर कमान, छोटे छोटे तीरों से लेकर के न्यूक्लियर वेपन तक मैंने आपको दे दिया है, ब्रह्मास्त्र तक मैंने आपको सिखा दिया है बच्चों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको एसएचएम की वीडियो और चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर के लिए आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।